ओके, सो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। भारतीय संविधान में पहला अमेंडमेंट कब किया गया? 1951 में किया गया। ठीक है, हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर पढ़ लिया है कि अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 पार्ट 20 में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट पहला अमेंडमेंट किया गया 1951 में। इस अमेंडमेंट में क्या क्या मुख्य बातें थी? पहले तो था आर्टिकल 15 क्लॉज 4, पहला आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। उसके बाद 31A 31B को ऐड किया गया, 31A और 31B को ऐड किया गया। हमें पता होना चाहिए कि 31 उस वक्त के टाइम पे जो है फंडामेंटल राइट्स में ही हुआ करता था, लेकिन बाद में जो तुम्हारा जाकर के 44th अमेंडमेंट है ना, 44th अमेंडमेंट 1978 से फिर हमें पता है कि जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में रख दिया गया। आर्टिकल 300A में रख दिया गया ना, 300A में रख दिया गया। ठीक है, तो आज के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, लेकिन उस वक्त हुआ करती थी। तो हमने क्या क्या डाला? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को डाला, आर्टिकल 31A 31B को डाला। उसके बाद हमने आर्टिकल 19 में 3 ऐसे रीजंस और डाल दिए जिसके आधार पे आर्टिकल 19 को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वो 3 आधार कौन से थे? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इस इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी को जो है प्रोवोक कर रहे हैं, कोई इंसाइट करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, तो भी जो है वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कहा गया कि अगर सरकार किसी भी कंपनी का नेशनलाइजेशन, अगर राष्ट्रीयकरण करती है, मतलब किसी भी कंपनी को खरीदती है, एक्वायर करती है, तो वो किसी के राइट टू ट्रेड का वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, समझना क्यों राइट टू ट्रेड? तो भाई राइट टू ट्रेड का वायलेशन नहीं होगा। अब राइट टू ट्रेड तो उस वक्त फंडामेंटल राइट था ना, तो इसीलिए ये चीज़ लाई गई। ठीक है, आज के टाइम पे तो राइट टू ट्रेड ऐसे भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में चलो पढ़ते हैं एक एक चीज़ करके। सबसे पहले हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 डाला, जिसमें कि बोला गया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकार जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, मतलब कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एजुकेशनली है, इकोनॉमिकली नहीं है, ये फंसा सकता है। यहाँ पे एजुकेशनली है, इकोनॉमिकली नहीं है। ठीक है, तो अब समझो कि भाई सोशली एजुकेशन नहीं, तो आज के टाइम पे जो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, इतना याद हो गया। उसके बाद हमने आर्टिकल 31A को डाला, आर्टिकल 31B को डाला, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने 3 ग्राउंड डाले जिस पे आर्टिकल 19 को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वो है पब्लिक ऑर्डर, फॉरेन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन अफेयर्स, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। एंड इंसाइटमेंट याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेशनलाइजेशन जो है वो राइट टू ट्रेड का वायलेशन नहीं है, ये भी जो है डाला गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब आते हैं आर्टिकल 31A पे बात करते हैं। देखो आर्टिकल 31 क्या था? आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि फंडामेंटल राइट था, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर का था। क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल था? क्योंकि उस वक्त जो है जब देश आज़ाद हुआ था तो इनइक्वालिटी बहुत थी। मतलब किसी किसी ज़मींदार के पास जो है, किसी ज़मींदार के पास भर भर के बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। ठीक है, भर भर के जो है बड़ी बड़ी लैंड थी, लेकिन वहीं पे किसी ज़मींदार के पास जो है एकदम थोड़ा सा लैंड था। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है बहुत थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस था। तो अब उस चीज़ को करने के लिए जो है आर्टिकल 31 पे जो है मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आर्टिकल 31 को जो है मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी था। तो आर्टिकल 31, इसीलिए आर्टिकल 31 जो है ये कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर का था। और बाद में हमें पता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमने इसे एक लीगल राइट बना दिया और आर्टिकल 300A में डाल दिया, जो कि पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो आर्टिकल 300A जो है ये पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 31 अभी फिलहाल जो है वहीं पे मौजूद है। ठीक है, चलो आर्टिकल 31 ये कहता है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। आर्टिकल 31 ये क्या कहता है? आर्टिकल 31 ये कहता है कि भाई सरकार जो है बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स, मतलब देखो सरकार जो है, आर्टिकल 31 ये कहता है कि सरकार अगर 5 चीज़ों पे कानून बनाए, वो 5 चीज़ कौन सी होगी? वो 5 कैटेगरीज क्या होगी? वो 5 कैटेगरीज होगी, याद रखो, वो 5 कैटेगरीज होगी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित। मतलब अगर प्रॉपर्टी के एक्विजिशन का मतलब कि हासिल करना, अगर प्रॉपर्टी को हासिल करने से संबंधित कोई सरकार अगर कानून बनाती है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के वायलेशन पे जो है उसको हम जाके कोर्ट में
चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब समझो, मतलब कि सरकार ने मान लो कोई प्रॉपर्टी बनाई, मान लो तुमने कोई जैसे कि मान लो मुकेश अंबानी साहब अभी रिलायंस चला रहे हैं, रिलायंस कंपनी उनकी है। अब सरकार जो है रिलायंस कंपनी, सरकार चाहती है कि रिलायंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, मतलब सरकार इसको एक गवर्नमेंट कंपनी बना दे, सरकार इसको खरीद ले, ठीक है, मतलब रिलायंस को एक्वायर कर ले, रिलायंस को क्या कर ले, रिलायंस को एक्वायर कर ले, ठीक है। तो वैसे केसेस में रिलायंस कंपनी जाके नहीं बोल सकता कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, और आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। समझो, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है और आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है, इस ग्राउंड पे अंबानी जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 31A जो है, आर्टिकल 31A ऐसे लॉज, it saves 5 categories of laws from being challenged and invalidated on the ground of contravention of Article 14, Article 19। समझ में आ गया। आर्टिकल 31A 31B सरकार को इजाज़त देता है कि आप जो है प्रॉपर्टी से संबंधित 5 ऐसे कानून बना सकते हैं, ठीक है, 5 ऐसे कानून बना सकते हैं। 5 मतलब जैसे कि जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉपर्टी एक्वायर करना होता है, या मान लो प्रॉपर्टी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं अगर उनको कुछ चेंज वेंज करना हुआ, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके के 5 चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कानून बनाया जाए और वो हमारे आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 का वायलेशन भी करे तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है। देखो मैंने लिख दिया कि जो 5 लॉज है ये बेसिकली एक्विजिशन और मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी के एक्विजिशन और मैनेजमेंट से संबंधित हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 31A है। आर्टिकल 31B क्या है? आर्टिकल 31B जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली आर्टिकल 31A का एडवांस्ड वर्जन है। आर्टिकल 31B जो है ये आर्टिकल 31 से एक स्टेप बढ़ के है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करता है। हमें पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल्स थे, है ना, 8 ही शेड्यूल्स थे, लेकिन आज के टाइम पे 12 शेड्यूल्स हैं। और ये जो 9th शेड्यूल है ये आर्टिकल 31B से इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट से जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब क्या कहता है आर्टिकल 31B? कहता है कि अगर किसी भी लॉ को सरकार बना के अगर 9th शेड्यूल में रख दे, ठीक है, तो हम उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई मेरे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। समझो, मेरे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो 9th शेड्यूल में है। तो बेसिकली 9th शेड्यूल जो है ऐसे लॉज को जुडिशियल स्क्रूटनी से इम्यूनिटी दे देता है। जुडिशियल स्क्रूटनी से मतलब जुडिशियली स्क्रूटनी से इम्यूनिटी दे देता है। इम्यूनिटी का मतलब कि उसको बचाता है, उसको इम्यून रखता है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमें बाहर की बीमारियों से बचाता है, वैसे ही 9th शेड्यूल एक इम्यूनिटी दे देता है जुडिशियल से बचाता है, ठीक है, समझना, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 31B जो है, हमें देखो आर्टिकल 31B जो है, आर्टिकल 31B का स्कोप जो है वो आर्टिकल 31 स्कोप से ज़्यादा वाइड है। मतलब आर्टिकल 31A तो भाई ऐसा है कि आर्टिकल 31A कहता है कि आप कानून से आप प्रॉपर्टी के एक्विजिशन और मैनेजमेंट से संबंधित कोई कानून बनाओ, और वो कानून जो है आप आर्टिकल 14 19 पे चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 31B तो कहता है कि अगर आप किसी भी कानून को बनाओ, हालांकि आर्टिकल 31B का भी पर्पस था, इंटेंट क्या था? इंटेंट था कि प्रॉपर्टी के एक्विजिशन और मैनेजमेंट से संबंधित कानून बना करके उसको 9th शेड्यूल में रखना था ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी लाया जा सके, ठीक है, समझ में आया। तो लेकिन अभी के टाइम पे आर्टिकल 31B में बहुत ऐसे कानून रख दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 31B का इंटेंट था ही नहीं, ठीक है। आर्टिकल 31B में वैसे कानून रखे ही नहीं जाने थे, उसको भी सरकार रख देती है ताकि इसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। इसीलिए आर्टिकल 31B का स्कोप आर्टिकल 31A से ज़्यादा बड़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे चुप बैठ सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लेके आया, आईआर कोलेहो केस वर्सेस, मतलब आईआर कोलेहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसको पढ़ते हैं। आईआर कोलेहो केस आया 2007 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी लॉज 9th शेड्यूल में रखे गए हैं, अगर वो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज रखे गए हैं और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन कर रहे, फंडामेंटल कोई कौन से राइट? आर्टिकल 14 19 21। अगर आर्टिकल 14 19 21 का वायलेशन हो रहा है तो वो जो है पूरी तरीके से जुडिशरी से इम्यून नहीं है, उसको हम जो है देखेंगे, उसको हम जो है स्क्रूटनी करेंगे। ये 24 अप्रैल 1973 का डेट क्यों लिया गया? क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B।